बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे MGT 503 की GDB सोल्यूशन 110% करेक्ट सोल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे और इस वीडियो को देखोगे एंड तक, इंशाल्लाह आपके टोटल मार्क्स आ सकते हैं, पॉसिबल है। बट अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ठीक है, और मेरी इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है हमने जो बनाना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी जो असाइनमेंट की लास्ट डेट है ना वो 9 मई है। अगर आप इसके बाद अपलोड करोगे कभी अपलोड नहीं होगी। और GDB एक ही दफ़ा अपलोड होती है, बार बार आप अपलोड भी नहीं कर सकते। इसी वीडियो के अंदर आपको लाइव बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपलोड करनी होती है और किस तरह से उसकी सेटिंग करनी होती है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकें। इस पूरी GDB के अंदर बहुत सिंपली हमने चलना है, कोई इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है। हमारे पास 4 से 5 सिनेरियो दिए हुए हैं। सिनेरियो के अंदर उन्होंने हमें एक एक चीज़ लिखी हुई है कि ये सिनेरियो है। हमने क्या करना है कि हेनरी के जो फॉइल मैनेजमेंट प्रिंसिपल थे, 14 प्रिंसिपल थे, उनमें से जो बेस्ट सूट करेगा हमारे इस सिनेरियो को, इसी तरह इस सिनेरियो को, उसको हमने मैच करना है और वो यहाँ पे लिखना है। फिर उसकी लॉजिक हमने लिखनी है कि जनाब ये सिनेरियो जो है ना वो इसके साथ क्यों मैच करता है। बहुत सिंपल है, कॉपी पेस्ट काम है। जस्ट आप लोगों ने इसको कंप्लीट वॉच करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि आपने जैसा टेबल बना हुआ है वैसा ही टेबल बनाना है अपने GDB सॉल्यूशन के अंदर। अगर आप लोग पैराग्राफ लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो लाजमी फॉलो करना है आपने गाइडलाइंस को, अदरवाइज आपका जो है वो GDB बहुत लो होगा और आपको ज़ीरो मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि GDB में जब भी इंस्ट्रक्टर चेक करता है तो वो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन सब को ही फॉलो करता है। असाइनमेंट की तरह इसमें बहुत कम यानी कि आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर अच्छे से आप प्रिपेयर करके अपलोड करोगे इंशाल्लाह आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह इसी तरह के GDB सॉल्यूशन, असाइनमेंट सॉल्यूशन, मिड टर्म एंड फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से जो वीडियोस हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, वो भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो हेनरी फॉयल्स के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। आपका जो हैंड आउट्स है लेक्चर नंबर 8 के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको फॉयल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नज़र आएंगे। ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है बेसिकली हैं किस लिए, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो या जो कंपनी है उस कंपनी को मैनेज करने के जो रूल्स हैं वो ये रूल्स हैं। आप सिंपली अगर लैंग्वेज में बोलो तो इन रूल्स के मुताबिक हमने अपने सिनेरियो को देखना है और इनके साथ मैच करना है कि कौन सा जो रूल है, जो प्रिंसिपल है हमारे सिनेरियो के साथ बेस्ट मैच कर रहा है। फिर हमने उसकी रीज़न देनी कि ये क्यों इसके साथ बेस्ट मैचिंग कर रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सी असाइनमेंट है, इसको हम देखते हैं। चले हम अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इसी में सिनेरियो भी और इसी में प्रिंसिपल भी और लॉजिक जो होगा इसका वो भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास सिनेरियो दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा सिनेरियो दिया हुआ है। सिनेरियो कुछ इस तरह से है, अगर आप देखो ध्यान से, कि एम्प्लॉयज़ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्या किया है, एक्सेप्टेड द पे कट्स ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए उनकी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी तनख्वाह काटी गई है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है 2019 के अंदर। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनकी तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे कट के कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम होना था उस टाइम, तो उसके लिए उनकी तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे कट हुए हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अब इसका जो सिनेरियो का जो लॉजिक है वो हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे कि इसका जो फोर्स प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल बन रहा है। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल है जो इसमें लागू हो रहा है। तो हम अगर यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे 6th जो प्रिंसिपल है हमारे पास, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी कि द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय और द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज शुड नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। कि अगर गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी है वो कोई भी एक डिसीजन ले लेती है, फॉर एग्जांपल उसने इनकी तनख्वाह कट करने का डिसीजन लिया, अब इसमें ये गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी कि कोई एक एम्प्लॉय या एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो उस चीज़ को मान नहीं रहा तो वो उसको जो है ना वो उस फैसले को वापस ले लेगी। ऐसा नहीं होने वाला। ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी इंटरेस्ट कर लेती है, कोई भी एक फ़ैसला ले लेती है, तो किसी एक एम्प्लॉय की वजह से या थोड़े से लोगों की वजह से वो अपने फ़ैसले को चेंज नहीं करेगी, बल्कि वो अपना फ़ैसला सब पर लागू करेगी। जैसे क्या हुआ कि
ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनकी तनख्वाह में से पैसे कट किए ताकि डैम्स की कंस्ट्रक्शन में उसको लाया जा सके। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल बनता है वो क्या है भला, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, जनरल इंटरेस्ट ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, और इसमें जितने भी इंडिविजुअल लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनके इंटरेस्ट्स को जो है ना वो एक्सेप्ट करना ही पड़ा उनको। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन था। ठीक है, अभी हम इसके लॉजिक की बात करेंगे। लॉजिक में आपने ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, मैंने थोड़ी सी डिटेल से लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, आप लॉजिक जो है वो मेरे वाले ये सेम टू सेम आप लोगों ने कॉपी नहीं करने, क्योंकि आप लोग 10 लोग भी अगर इस असाइनमेंट को इस जीडीबी को कॉपी कर लेंगे तो सबके नंबर जो है ना वो कट जाएंगे। आप लोगों ने ये जो प्रिंसिपल है ये सेम ही लिखना है, इसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी। ये जो लॉजिक है इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, बस इतना करना है। ठीक है, होप सो आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। उसके बाद लॉजिक में लिखना कैसे, यहाँ पे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लॉजिक जो प्रिंसिपल वहाँ पे लिखा हुआ था हमारे हैंडआउट्स के अंदर, वही हाफ लाइन जो है ना वही उठाई है कि द प्रिंसिपल एम्फसाइजेस दैट द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज शुड नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल by subordinating individual interest to the general interest. Organization ensure that decisions and actions are aligned with the overreaching goals and objectives. The foster sense of collective responsibility, unity among employees, leading to enhanced teamwork and organizational effectiveness. बेसिकली इसमें वही चीज़ है, मैं अपनी वर्डिंग में सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अब देखें गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि इनकी जो तनख्वाहें उनसे कुछ ना कुछ पेमेंट कट करके ना कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स के लिए भेजी जाए। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे जो हैं वो एम्प्लॉयज़ जो है ना वो रजामंद है, बट उसमें हो सकता है कि एक एम्प्लॉय या एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जो है ना वो रजामंद ना हो। बट क्या होगा कि उनके जो इंटरेस्ट है, उनका जो डिसीजन है उसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसके जो है ना वो टेक ओवर किया जाएगा ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फुल ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो कंस्ट्रक्शन डैम्स है तो उसको देखा जाएगा, ना कि उन एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को देखा जाएगा। ठीक है, और यही बात मेन इस प्रिंसिपल के अंदर आती है। ठीक है, समझ आ रही है। अगर इस तरह होता है तो वो अपने जो ओवर रीचिंग गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन तक पहुंचने में इजी हो सकती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और टीम वर्क और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस भी इससे इन्हांस हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है पहले सिनेरियो के अंदर। दूसरा सिनेरियो अगर हम देखें तो इस सिनेरियो को मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला सिनेरियो में हमें बताया गया है कि एथलीट्स स्पोर्ट इज़ अ स्मॉल स्टार्टअप कंपनी। द सीईओ मिस्टर उमर हाशिम टेक्स ऑल द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस टू इंश्योर कंसिस्टेंसी अलाइनमेंट विद द ओवरऑल कंपनी विजन। अब यहाँ पे एथलेटिक स्पोर्ट जो बेसिकली एक कंपनी का नाम है, ठीक है, उसका सीईओ कौन है? मिस्टर उमर हाशिम है। ठीक है, मिस्टर उमर हाशिम क्या करता है? तमाम जितने भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं वो करता है, जितने भी अलाइनमेंट कंपनी विजन्स होती हैं वो करता है। यानी कि जो भी उसका डिसीजन है कंपनी का वो कौन करता है? मिस्टर उमर हाशिम है वो करता है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल है जो इसमें लागू हो रहा है? तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको यूनिटी ऑफ कमांड के नाम से एक 4th नंबर पे एक आपको प्रिंसिपल देखने को मिलता है कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। अब देखें यहाँ पे एक सीईओ जो मिस्टर उमर हाशिम है वो वन सुपीरियर ओनली ही हैं, जो अपनी पूरी कंपनी के जितने भी डिसीजंस हैं वो करते हैं। कोई भी उनका काम हो, किसी भी एम्प्लॉय को वो ऑर्डर करते हैं, कोई भी चीज़ हो वो ऑर्डर करते हैं। मतलब कि यूनिटी ऑफ कमांड है, एक ही बंदा है, एक ही सीईओ मिस्टर उमर हाशिम है जो इस काम को परफॉर्म कर रहा है। तो 4th जो हमारा प्रिंसिपल है यूनिट ऑफ कमांड है वो यहाँ पे आएगा। अब इसकी लॉजिक आपने लिखनी है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। आपने यूनिटी ऑफ कमांड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर होता क्या है कि इस तरह होता है कि एम्प्लॉय को जो भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं उसके पीछे जो बंदा बैठा होता है, जो ऊपर सुपीरियर होता है, वो एक ही होता है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इंश्योर क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है वो एक ही बंदे के पास होती है एंड अवॉइड कन्फ्यूजन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। वो इसमें नहीं होती कि उसने क्या बोला उसने क्या बोला। उनको पता है कि फ़लाँ बंदा है हमारा जिसने हमें ऑर्डर देना है, हम काम करेंगे। अगर मैं उनको बोलूँगा वो काम नहीं करेंगे। तो ये होती है यूनिटी ऑफ कमांड। एंड इट प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग में जो एफिशिएंसी होती है उसको ये प्रमोट करता है। और एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि हमें जो है ना वो रिपोर्ट किसको करनी है और कौन हमें जो है ना उसका डायरेक्ट करेगा, सारा कुछ। ये आपने सारा जो लिखा हुआ है इसको अपनी वर्डिंग में लिख देना है। यहाँ पे आप छोटे छोटे पॉइंट बना लें वो भी आपकी मर्ज़ी है, ना बनाए वो भी आपकी मर्ज़ी है, बट इस चीज़ को आपने अपनी वर्डिंग में लाजमी लिखना है। ठीक है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है,
उसके बाद जो हमारे पास है ना थर्ड सिनेरियो, ठीक है, थर्ड सिनेरियो में क्या है, दी HR डिपार्टमेंट ऑफ बेस सीमेंट कंपनी, ठीक है। अब क्या है कि एक बेस सीमेंट कंपनी है जिसका HR डिपार्टमेंट है, इंश्योर्स दैट ऑल एम्प्लॉयज़ रिसीव्स परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी। वो क्या कर रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास वो इंश्योर कर रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हासिल करें, एंड इट शोज़ द कंपनी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन सिस्टम। और ये इंश्योर कर रहा है कि जो कंपनी का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा फेयर है और ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, सब लोगों के लिए इक्वल है, सब एम्प्लॉयज़ के लिए इक्वल है। कारण वो क्या रहे हैं बेसिकली कि जो बेस सीमेंट के HR डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है वो सबको दे रहा है, ठीक है, सबको दे रहा है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिल रही है और परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी मिल रही है, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल आएगा, इसको हम जाके हैंडआउट्स के अंदर देखेंगे। यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 पे अगर आप देखें, वर्कर्स मस्ट बी पेड अ फेयर वेज फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है, वर्कर्स जितने भी हैं उनका जो परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी है, जो वेज हम बोलते हैं उसको, ठीक है, वेज भी बोलते हैं सैलरी भी बोलते हैं, वो उनको मिल रही है फेयर तरीके से सब वर्कर्स को। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, रीम्यूनरेशन, ठीक है, रीम्यूनरेशन बोलते हैं इस प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे आपने रीम्यूनरेशन लिख देना जैसे मैंने लिख दिया है, और साथ में आपने क्या करना है, उसका लॉजिक देना है। अब लॉजिक में आपने क्या देना, यहीं पे वही चीज़ें देनी है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर्स मस्ट बी पेड अ फेयर वेज for their services. Fair and equitable remuneration is essential for motivational employees, attracting and retaining talent. अब बेसिकली इसका आपने थोड़ा सा पर्पस लिख देना है, एक तो तमाम वर्कर्स को फेयर वेज मिल रही है, दूसरा फेयर और इक्वेटेबल रिम्यूनरेशन देने का फ़ायदा क्या होता है कि इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, वो दिल लगा के काम करते हैं और अपने टैलेंट को मज़ीद जो है ना वहाँ पे रिटेन कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तमाम जितनी भी चीज़ें ये आपने लिखनी है। एंड इट सर्व एज अ मीन्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस, देयरबाय एनहांसिंग मोरल प्रोडक्टिविटी एंड कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर ये सारी चीज़ें होंगी, अगर आप कस्टमर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सही से प्रॉपर वेज दे रहे होंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो दिल लगा के काम कर रहे होंगे और उससे फ़ायदा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ही होगा, ठीक है। ये आपने जो इसके लॉजिक्स हैं इसको अपनी वर्डिंग में बना के लिख देना, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ है, स्टार्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है। स्टार्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक कंपनी है, इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू पिच न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज़ फॉर इट्स ऑल कैंपेन्स एंड इट फॉस्टर्स इनोवेशन एंड एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट। इसमें अब क्या कर रहा है कि जो स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनकरेज कर रहा है कि जो न्यू और क्रिएटिव आइडियाज़ को पिच करें अपनी तमाम कैंपेन्स के लिए, और एक इट फोस्टर्स इनोवेशन एंड एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट, जिससे क्या होगा कि एक न्यू चीज़ इनोवेट होगी और एम्प्लॉयज़ की जो इंगेजमेंट है वो भी इससे ज़्यादा होगी। अब बेसिकली इस पूरे काम के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, इस सिनेरियो का हम देखेंगे चल के अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो हो रहा है वो है इनिशिएटिव, ठीक है। 13 जो पॉइंट है यहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ आर अलाउड टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान्स विल एग्जर्ट हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट है और ओरिजिनेट है, यानी कि उन्होंने बोला है स्टार्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने कि आप कुछ न्यू जो आइडियाज़ हैं उनको इनिशिएट करो, उनको क्रिएट करो, जिसमें हाई लेवल ऑफ एफर्ट जो है ना वो लगेंगी, क्योंकि वो एक न्यू चीज़ होगी, इनोवेटिव चीज़ होगी। तो उसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल बनता है वो क्या है, इनिशिएटिव का प्रिंसिपल बनता है, ठीक है। और इनिशिएटिव हम यहाँ पे लिख देंगे और इसका जो लॉजिक है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरह से, द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अलाउइंग एम्प्लॉयज टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान्स। अब यहाँ पे स्टार एजेंसी ने एक प्लान जो है ना वो डिस्क्राइब किया, ठीक है, कि न्यू और क्रिएटिव आइडियाज़ पर जो है ना वो अपना पिच लगाना शुरू करो उसको अपनी तमाम कंपेन्स के लिए, और एम्प्लॉय में जो जितने भी एम्प्लॉय थे उनको अलाउ किया है कि कोई न्यू चीज़ बनाओ अपने प्लान्स को कैरी आउट करते हुए, ठीक है। उसके बाद इनकरेजिंग इनिशिएटिव अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ फोस्टर कल्टिवेशन ऑफ इनोवेशन हो सकती है, इससे क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी, ऑनरशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ आर एम्पावर्ड टू टेक इनिशिएटिव, दे आर मोस्ट लाइकली टू एक्टिवली आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, सॉल्व प्रॉब्लम्स, कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड सक्सेस। ये तमाम चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिख देना, ये मैं आपको अब नहीं समझाने वाला, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एंड वाला आखिरी सिनेरियो उसमें बहुत ही सिंपल है कि एट यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स आप कह सकते हो एक कंपनी है, द कंपनी प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट्स प्रोवाइड कर रही है टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड प्रमोट जॉब सिक्योरिटी।
ताकि जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो भी कम रहे और जो जॉब सिक्योरिटी वो भी यानी कि प्रमोट करती है उसको भी, ताकि वो जॉब सिक्योरिटी भी सही रहे। ठीक है, अब इसमें चल क्या रहा है बेसिकली, ठीक है, एक तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रैक्ट दे रही है ताकि वो छोड़ के ना जाए। ठीक है, और अगर वो छोड़ के जाते भी हैं तो एम्प्लॉय टर्नओवर जो है ना वो भी इसको पता है और प्रमोट कर रही है, अपनी जॉब सिक्योरिटी जो है उसको भी प्रमोट कर रही है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म कंट्रैक्ट्स दे रही है जिससे लोग जाएंगे नहीं छोड़ के, और क्या होगा कि जॉब जो सिक्योरिटी वो भी यहाँ पे सही रहेगी। अब इसमें बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है इसको हम चल के अपने हैंडआउट्स के अंदर देखते हैं। तो ये है पॉइंट नंबर 12 हमारे पास कि मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग एंड इंश्योर द रिप्लेसमेंट्स आर अवेलेबल टू फिल वैकेंसीज। ठीक है, ये हमारे पास ये आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल। ठीक है, यानी कि अगर एक तो लॉन्ग टर्म के लिए वैसे वो दे रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही है, बट वो साथ में बहुत सारे ऐसे होंगे जो छोड़ के जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए वो उनके पास रिप्लेसमेंट्स भी होंगी और फिल वैकेंसीज़ को फुल करने के लिए भी लोग होंगे, जो कि वो जब भी अगर वैकेंसीज खाली होती तो वो वहाँ से ले सकती। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। इसकी जो डिटेल है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। इसी तरह से ये जो डिटेल मैंने लिखी है इसी को आप अपनी वर्डिंग में लिख देना है। बस इतना वर्डिंग आपकी अपनी आ गई तो वहीं पे काम ख़त्म हो जाएगा, आपका एक अच्छा काम आपने कर लिया है और उसके लिए मुबारकबाद। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें पूरा आपने टेबल बना लिया, एमएस वर्ड पे आप टेबल बना लो। ठीक है, अगर आप वहाँ पे टेबल बनाना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाएँ तो अपनी जीडीपी में अगर आप यहाँ पे जाते हो पोस्ट मैसेज का ऑप्शन आपको नज़र आता है। इस पर जब आप क्लिक करते हो ना तो वो बोलते हैं जनाब आपने जो मैसेज पोस्ट करना है ना, अच्छा ये इशू आ रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अगेन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप जब पोस्ट मैसेज पर क्लिक करते हो ना तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन आता है। ठीक है, और इस तरह से आपके पास पूरी वो डिटेल लिखी हुई आ जाती है कि जनाब जो भी आपका है ना लॉजिक वो यहाँ पे लिखो आप। ठीक है, लेकिन अगर देखें आप पीसी पे कर रहे हैं या लैपटॉप पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है द पेस्ट कंट्रोल प्लस वी ऑप्शन हैज़ बीन डिसेबल्ड बाय द कोर्स इंस्ट्रक्टर। एक तो आप अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हो ईजीली। ठीक है, मोबाइल के थ्रू कैसे करना है कि अगर आपका वहाँ पे क्लिप बोर्ड है मोबाइल के अंदर तो वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मैं आपको तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। आपने करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये जो साथ में यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनी हुई है ना, यहाँ पर आपने आना है, मेरे माउस पर आपने थोड़ी सी तवज्जो रखनी है। ये मैं माउस पे आपने जो है ना वो राइट क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन है उसको आपने सेलेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ, अगर तो यहाँ पे सेम आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे आपने करना पता है क्या, कंट्रोल प्लस एफ़ करना है। कंट्रोल प्लस एफ़ जब आप करोगे ना तो यहाँ पे आपको जगह बनी हुई नज़र आ रही, मैं दिखा देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें फाइंड बाय स्ट्रिंग सेलेक्टर और कुछ भी, यानी कि जो भी वर्ड आप यहाँ पे सर्च करोगे वो आपको मिल जाएगा। देख रहे हो, अब यहाँ पे मैंने सर्च करना है अलाउ। ठीक है, जब आप अलाउ नहीं, ये तो कुछ और ही बन गया। अच्छा अलाउ में सर्च करता हूँ, यहाँ पे आपने एक दफ़ा सर्च किया, दो दफ़ा सर्च किया, मैं इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये थर्ड दफ़ा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखें ये तकरीबन जब आप 8वीं दफ़ा सर्च करोगे ना, इंटर करोगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाओगे, ये जहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये वाली लाइन जो मैंने कर दी ना, अलाउ कॉपी पेस्ट, ये आप पूरा भी सर्च कर सकते हो। अलाउ कॉपी पेस्ट वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, अलाउ कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आप पूरा भी सर्च कर सकते हो। अब इसमें आपने करना है क्या, इसमें ये जो हिडन का ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक करके ना इसको एडिट करना है। यहाँ पे आपने लिखना है नंबर, सिर्फ नंबर लिखना है और ऊपर यहाँ से आपने क्रॉस कर देना है। ठीक है, जब आप क्रॉस करोगे यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगी। यहाँ पे नीचे देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, स्पेस बन गई है और यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है, इसके साथ आपने लिख देना एक मैंने लिखा है और उसके बाद इंटर मैंने क्लिक किया है। जब मैं इंटर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक दफ़ा ये रिफ़्रेश होगा। जब ये रिफ़्रेश होगा तो यहाँ पे आप इजीली जो भी चीज़ होगी वो कंट्रोल प्लस वी से ही आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये अभी रिफ़्रेश हो रहा है, नेट का इशू पता नहीं। ठीक है, मैं ये वाला जो टेबल है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पेस्ट करना, मैं चाहता हूँ कि ये टेबल जो है ना पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपको ऊपर टेबल पूरा भी आप कॉपी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको एक टेबल के ऊपर ना यहाँ पे कॉर्नर पे एक चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखें, अभी ये देखिए, इस पर जब आप क्लिक करते हो ना, इसको आप एक दफ़ा यहाँ पे क्लिप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप अपने एलएमएस पर जाएं और यहाँ पे देखें अभी वो कंट्रोल प्लस वी वाला जो ऑप्शन है ना वो अभी एबल हो चुका है, आप इजीली कर सकते हो। ये थोड़ा सा इशू है नेट को, आई थिंक
एक दफ़ा थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये सेम मेथड आप असाइनमेंट अपलोड करते टाइम भी कर सकते हो, जीडीबी अपलोड करते टाइम भी कर सकते हो। बट जीडीबी में होता पता है क्या है कि आपने एक ही दफ़ा सबमिट करनी है। अगर आप एक दफ़ा गलत सबमिट कर दोगे तो वो दोबारा एडिट नहीं होगी और आपकी जीडीबी सारी की सारी ज़ाया जाएगी। तो जब भी आपने सबमिट करनी है ध्यान से अच्छे से अब यहाँ पे मैं Ctrl+V कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा Ctrl+V मैंने किया है, पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आता है मोबाइल के अंदर, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होता, तो इसलिए मोबाइल के सारे फंक्शन भी साथ बता रहा हूँ। ये एक टिक है और पूरा यानी कि इसका मतलब होता है कि सिलेक्ट ऑल, जैसे अभी देखें पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये जो ए वाला ऑप्शन है इसमें कलर्स हैं। कलर्स जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ये ब्लैक नहीं होता, ब्लैक से हट के होता है। तो आपने यहाँ से ब्लैक जो कलर है वो इसका कर लेना है। साइज़ में आना है, साइज़ में इसका जो कलर है वो 12 रख लेना है। फ़ॉन्ट में आना है, फ़ॉन्ट में जो इसका कलर है वो टाइम्स न्यू रोमन रख लेना है, ठीक है। ये करने के बाद अभी आप इसकी सेटिंग मज़ीद कर सकते हो। लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो लॉजिक है इसको मैं चाहता हूँ कि इसके मैं पॉइंट्स बना दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और इस तरह कर दें, पॉइंट्स बना दें। लाइक जैसा भी आपको सेट सही लगता है उस तरह से पॉइंट बना दें, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक तरफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें पॉइंट्स किस तरह से प्रॉपर बन गए, ठीक है, समझ आ रही है। इसी तरह से आप इसको भी पॉइंट्स की शक्ल दे सकते हो, जो आपको बेस्ट लगता है वो आप इसको शक्ल दे सकते हो। कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है हमेशा कि जब आप कॉपी पेस्ट करते हो, कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि आप लोग अपनी वर्डिंग नहीं देते, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, तो उस टाइम आपके मार्क्स कटते ही कटते हैं। मैं आपके सामने ये सबमिट करने लगा हूँ, आपने ये वाली सेम टू सेम सबमिट नहीं करनी, ठीक है। आपने चेंजिंग करनी है जितनी भी आपसे हो सके। मैं आपके सामने ये सबमिट करने लगा हूँ, ठीक है। अब आपने ये वाली सबमिट नहीं करानी, सिर्फ़ और सिर्फ आपने करना क्या, चेंजिंग आपने करनी है जो भी आपके हैं वो, ये मैंने जो आपको बताया ना, ये जो पॉइंट्स आपने बताए हैं इन पॉइंट्स को ही सिर्फ आपने जो है ना वो चेंज करना है और सही से प्रिपेयर करना है, अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है और इसको बस सबमिट कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है ना वो इसको यहाँ पे सही बन गया मुझे लग रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखें मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग सारी कर ली है एंड इट्स ओके। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पोस्ट मैसेज का, इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसको मैसेज को पोस्ट कर दूंगा। लेकिन अभी भी इसका जो कलर है वो मुझे ब्लैक नहीं लग रहा, तो यहाँ पे मैं अगेन जाऊंगा ब्लैक कलर से सेलेक्ट करके, और आई थिंक पता नहीं ब्लैक क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। आई थिंक अभी ब्लैक आ गया है, मेरे ख्याल से ब्लैक आ गया है, क्योंकि ब्लैक कलर आना चाहिए लाजमी, ठीक है। अब मैं इस पर पोस्ट मैसेज पर क्लिक करता हूँ और जो जीडीबी है अब आई थिंक सबमिट हो जाएगी, क्योंकि एरर तो दे रहा है बट सबमिट हो जाएगी। ये नेट का इशू कर गया है कुछ, सो इस वजह से, ठीक है। तो आपने भी सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने किया, ठीक है। उसके बाद आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। इंशाल्लाह आपको इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।